रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल फरमा गए। आमिर लियाकत हुसैन को इंतहाई तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयने के बाद आमिर लियाकत के इंतकाल की तस्दीक कर दी। आपको बता रहे हैं, रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल फरमा गए। आमिर लियाकत को इंतहाई तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की तस्दीक कर दी। आमिर लियाकत के ड्राइवर ने रेस्क्यू अमले को कॉल की थी। आमिर लियाकत हुसैन के कमरे का दरवाजा बंद था, जिसके मुलाजिमीन काफी देर से खटखटा रहे थे। डीआईजी मुकद्दस हैदर का कहना है कि आमिर लियाकत का इंतकाल अस्पताल मुंतकिली से आधे घंटे कबल हो चुका था। आमिर लियाकत घर में मुर्दा हालत में पाए गए। जाए वकुआ से भी शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल फरमा गए। क्राइम सीन यूनिट आमिर लियाकत के घर से रवाना डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का घर सील कर दिया गया। आमिर लियाकत के जेर इस्तेमाल कुछ चीजें ली। वकुआ से फिंगरप्रिंट लिए गए हैं। नमूने तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिए गए हैं। नमूने हासिल करने के बाद सैंपल लेबोरेटरी भिजवाए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से, जो इस वक्त आमिर लियाकत की रिहाइशगाह पर ही मौजूद हैं, और इसके साथ साथ दानियाल सैयद भी छिपा सर्द खाने से मौजूद हैं, जहां पर आमिर लियाकत की लाश को ले जाया गया है। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त आमिर लियाकत के घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनके अजीज़ व अकारिब, और साथ ही साथ उनकी जो साबका अहलिया है बुशरा और उनकी बेटी जो है यहाँ पर उनकी रिहाइश गाह पर मौजूद हैं, जो कि खुदादाद कॉलोनी में वाक़ है। यहाँ पर जो है क्राइम सेल यूनिट ने जो है तमाम शवाहिद इकट्ठा करके जो है पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं, जो कि जो शवाहिद इकट्ठा किए हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट्स, उनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें जो पुलिस के हवाले की गई हैं, जहां पर उन शवाहिद को जो है लैब लेकर जाएगा और टेस्ट जो है किया जाएगा, जहां से उनकी रिपोर्ट हासिल होंगी। यहां पर इस वक्त जो है बड़ी तादाद में उनसे मोहब्बत करने वाले शहरी, उनके अजीज़ व अकारिब मौजूद हैं, जबकि यहां पर पुलिस ने उनके घर और उनके घर के साथ ही जो उनका दफ्तर था, जो उनके ज़ाती इस्तेमाल में था, उसको जो है सील कर दिया है। और बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से आर्जी तौर पर सील किया गया है, ताहम रिश्तेदारों के मुताबिक अभी तक जो है तदफीन के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया है। उनके जो बेटे हैं, जो कि बैरून मुल्क में मुकीम है, वो इस बात का फ़ैसला करेंगे कि आमिर लियाकत की तदफीन कहाँ होगी और किस वक्त होगी। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब हुसैन, हमारे साथ मौजूद थे। दानियाल सैयद हमारे पास साथ मौजूद हैं। शाहजेब, आप भी हमारे साथ रहिएगा। दानियाल से बात करते हैं। दानियाल सैयद इस वक्त छिपा सर्द खाने के बाहर मौजूद हैं। दानियाल, आगाह कीजिएगा कि पोस्टमार्टम के इनकार की क्या वजह बताई गई है? जी देखिए सानिया, बिल्कुल हम छिपा सर्द खाने पर मौजूद हैं और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के दस्तखा की छिपा सर्द खाने सदर में मौजूद है। अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब की आमद का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर कबल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की दुख्तर दुआ जो हैं वो यहाँ पर पहुँची थी, और जो छिपा फाउंडेशन के जो काम थे उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि मैयत उनके वालिद की यहाँ पर मौजूद है। जिन अस्पताल मुंतकिल की गई थी मैयत, लेकिन जो अहलियाँ हैं और उनकी साहबजादी, उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया, जिसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के दस्तखा की छिपा सर्द खाने मुंतकिल किया गया है। फैमिली का ये मौक़िफ़ है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के जो फर्जंद बैरून मुल्क में मुकीम है, उनसे मुशावरत के बाद पोस्टमार्टम कराने या ना कराने का फ़ैसला किया जाएगा। और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के जो फर्जंद हैं, उनके मुल्क वापस आने के लिए, वतन वापस आने के लिए अब तक फ़्लाइट भी कन्फर्म नहीं हो सकी है। जब तक फ़्लाइट कन्फर्म नहीं होती उस वक्त तक लाश छिपा सर्द खाने में मौजूद ही रहेगी। जबकि जो हमारे ज़राए हैं उनके कह रहे हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत की जो दूसरी अहलियाँ हैं तूबा, वो भी अब से कुछ देर बाद छिपा सर्द खाने पहुँच रही हैं, जहाँ पर वो अपने साबका शौहर आमिर लियाकत का दीदार, चेहरे का दीदार करेंगे। इस वक्त छिपा सर्द खाने के बाहर लोगों की बड़ी तादाद। ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। शाहजेब हुसैन, आपका भी बहुत शुक्रिया।
आपको बताएं, पीटीआई के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपनी जिंदगी में शोहरत की बुलंदियों पर रहे। वो बैक वक्त टीवी मेजबान, मजहबी स्कॉलर, सेलिब्रिटी और सियासतदान थे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बैक वक्त सेलिब्रिटी, मजहबी स्कॉलर, टीवी मेजबान और सियासतदान, सलाहियतों में जिनका कोई सानी न था, आमिर लियाकत हुसैन अब हम में नहीं रहे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को कराची में सीनियर सियासतदान शेख लियाकत हुसैन के घर पैदा हुए। उनके वालिद भी 1997 में MQM की तरफ से रुकने कौमी असम्बली रहे। आमिर लियाकत हुसैन तालीम मुकम्मल करने के बाद बतौर टीवी मेजबान मुतारिफ हुए, जिसके बाद मजहबी, रमजान नशरियात और इंटरटेनमेंट समेत मुख्तलिफ नौयत के प्रोग्राम्स की मेजबानी का एजाज हासिल किया। आमिर लियाकत हुसैन ने पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल से की, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। ताहम ये ताल्लुक 2020 में तलाक पर मुंतज हुआ। 2018 में दूसरी शादी तूबा से की। सैयदा तूबा रमजान ट्रांसमिशन में आमिर लियाकत हुसैन के साथ बतौर मेजबान भी नजर आई। ताहम रवा साल फरवरी में तूबा अनवर ने खुला ले ली, जिसके बाद 5 फरवरी को आमिर लियाकत हुसैन ने 18 साल दानिया नामी लड़की से शादी की, जो तलाक पर खत्म हुई। दानिया से तलाक के बाद आमिर लियाकत हुसैन कई तनाज़ुआत और शदीद डिप्रेशन का भी शिकार रहे। रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की निजी जिंदगी हमेशा तनाज़ात का शिकार रही। आमिर लियाकत ने 3 शादियां की, जो कि नाकाम साबित हुई। आलिम ऑनलाइन में खुश आमदीद और नाज़रीन किराम, अब प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। इतनी इश्क की और मोहब्बत की और अक़ीदत की बातें हुई हैं कि अब मज़ीद गुफ्तगू अगर की जाएगी तो फिर वो जो की गई गुफ्तगू उसका हुस्न बिखर जाएगा। उस हुस्न को अपने अज़हान की ठंडक में फ्रीज करके रखना है ताकि वो ज़ाया ना हो सके। आमिर लियाकत को जितनी शोहरत मिली वो उससे कई गुना ज्यादा तनाज़ात में घिरे रहे। अपनी दिलकश गुफ्तगू से दिलों में घर करने वाले आमिर लियाकत अपना घर सही तरह से संभाल न पाए। आमिर लियाकत ने 3 शादियां की। पहली शादी सैयदा बुशरा आमिर से की, जिनसे 2 बच्चे हैं। ताहम ये शादी 2020 में इख्तिताम पजीर हुई। आमिर लियाकत ने 2018 में दूसरी शादी तूबा से की। सैयदा तूबा रमजान ट्रांसमिशन में आमिर लियाकत के साथ बतौर मेजबान भी नजर आई। ताहम रवा साल फरवरी में तूबा अनवर ने खुला ले लिया। रुकने कौमी असम्बली ने रवा साल 5 फरवरी को 18 साल दानिया नामी लड़की से तीसरी शादी की, जिसके चंद रोज बाद ही दोनों में कशीदगी शुरू हुई और मामला अदालत तक पहुंच गया। दानिया और आमिर लियाकत में कशीदगी के बाद कई मुतनाज़ा वीडियोस और व्हाट्सएप चैट भी मंजर आम पर आईं, जिससे आमिर लियाकत शदीद ज़हनी अजियत का शिकार रहे। शीबा रज़ाकार का कहना है कि आमिर लियाकत अपने ऑफिस में बेसुध पड़े थे। जनरेटर का धुआं कमरे में मौजूद नहीं था। फौरी आमिर लियाकत को अस्पताल ले आए। 1 बजे कंट्रोल से इत्तला आई, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पहुँचा, आमिर लियाकत के दफ्तर में लेट गई हुई थी। अंधेरा, काफ़ी अंधेरा था। मोबाइल वगैरह की रोशनी जलाते ही उनको देखा तो आमिर लियाकत साहब जो है ना सोफे पर पड़े थे। तबीयत काफ़ी नासाज हालत में थी। उनको स्टेशन पे शिफ्ट करवा के फौरी तौर पे आगा खान मूव करवाया। आगा खान वालों ने तस्दीक कर दी कि आमिर लियाकत साहब एक्सपायर हो गए। धुआं वगैरह तो नहीं नजर आया, काफ़ी अंधेरा वगैरह था, कुछ नजर नहीं आया था। मोबाइल वगैरह की रोशनी हम सब ने जलाई। नहीं, जनरेटर नहीं चल रहा था। जनरेटर तो मैंने नहीं देखा, जनरेटर नहीं नजर आया। आमिर लियाकत के ऑफिस से उनको उठाया तो अंधेरा हो रहा था काफ़ी। जी रूम में, ऑफिस में था। ऑफिस से रूम नहीं था, ऑफिस था। जी जनरेटर वहाँ नहीं था, लेट नहीं था। धुआं भी नहीं था। धुआं तो मुझे तो कुछ नहीं नजर आया। धुएं की इत्तला तो सुन रहा है, मुझे कुछ नहीं नजर आया। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था। धुआं तो हमें नहीं नजर आया कोई। अंधेरा काफ़ी था। मोबाइल की रोशनी जला के उस वक्त उनकी धड़कनें चल रही थी, सांस आ रही थी। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की रिहाइश का आमद। डॉक्टर फारूक सत्तार ने आमिर लियाकत हुसैन के रिश्तेदारों से ताज़ियत भी की। एक इंतहाई काबिले एहतराम समाजी, सियासी, माशरती शख्सियत आमिर लियाकत अब हमारे दरमियान नहीं है। मैं अपने रुफ़क़ा और अपनी जानिब से उनके अहले खाना से ख़ास तौर पर और उनके तमाम चाहने वालों से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। अपने दुख और सदमे का इज़हार करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ को अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे और उनके तमाम पसमानदगान और चाहने वालों को सब्र और सब्र जमील अता करे। आमिर लियाकत एक इंतहाई काबिल और बासलाहियत इंसान ही नहीं, लताफत और ज़राफ़त, इल्मियत
उनकी शख्सियत और तबीयत का एक बहुत बड़ा खासा था। वो जहां भी जाते थे लोगों के दिलों को जीतते थे, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते थे। मेरा उनके साथ बड़ा ज़ाती बरसों का वास्ता रहा है। जब हम प्याला हम निवाला थे तब भी, और जब उन्होंने अपना रास्ता हमसे अलग किया तब भी उन्होंने मुझे अपने बड़े भाई के तौर पर मेरी इज्जत और एहतराम में कोई कमी नहीं आने दी, क्योंकि ये उनकी भी तहजीब थी, ये हमारी भी तहजीब है। और हमारी तहजीब और तमद्दुन क्या, जो क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद की तहजीब और तमद्दुन थी, जो शेख लियाकत हुसैन आमिर लियाकत के वालिद मोहतरम, जो उनकी वालिदा महमूदा सुल्ताना साहिबा, जिनका किरदार क़याम पाकिस्तान में एक नुमाया किरदार था, कुर्बानियाँ थी क़याम पाकिस्तान में, उसी तहजीब और तमद्दुन को कायम रखा कि सियासत में भाई कुट्टी हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन दुश्मनी नहीं। हमें एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझना चाहिए, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ और वास्ता रखना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने MNA आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और डॉक्टर आसिम हुसैन ने भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर इजहार का अफसोस किया है और ताज़ियत भी की है। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने भी डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने कौमी असम्बली के रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर इजहार का अफसोस किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत एक मुतहरिक सियासतदान थे। अल्लाह ताला मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मग़फ़िरत फरमाए और अपने जवार रहमत में जगह नायत फरमाए। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में जगह दे। और उनकी इब्तदाई जिस तरह बता रहे हैं पुलिस अफसरान हो रही है तफ्तीश, अल्लाह उनको इस वक्त तो सब दुआ करें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास ने आमिर लियाकत के इंतकाल मुल्क का बड़ा नुकसान करार दे दिया। कहा कि आमिर लियाकत सोशल मीडिया पर अवामी तनकीद से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा हरगिज़ कि किसी को भी इस खबर की पाकिस्तान में शायद उम्मीद नहीं थी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा। जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, जितने अक़ल और शऊर रखते हैं, उन सबको इस खबर के आने की उम्मीद थी कि जो एक ऐसा शख्स हो जिसने मीडिया पर राज किया हो, जो ट्रेंड सेटर हो और जो घबराता ना हो। देखिए 2000 का टाइम कौन नहीं जानता कि टारगेट किलिंगें हो रही हैं, मजहबी बुनियादों पे मस्जिदों में फायरिंग हो रही है, कौन सा वाक़या नहीं हो रहा था उस दौर में। 2003 में आलिम ऑनलाइन जैसा प्रोग्राम शुरू करना, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को एक साथ बैठाना, प्यार मोहब्बत का पैगाम देना और उसके ऊपर स्टैंड लेना, इस नैरेटिव पे बहुत बड़ा काम था। मैं समझता हूँ रमज़ान ट्रांसमिशन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो शख्स अपनी ज़िंदगी के किसी एक मौके पर डिप्रेशन में आ गया था या आज से साल 1.5 साल से वो किसी परेशानी में थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप उनकी मीम्स बनाते, उससे अपने पेज खड़े करते यूट्यूब और फेसबुक के। हमने इसी सोशल मीडिया की भेंट ज़मीर अख्तर साहब को भी चढ़ते हुए देखा और आज फिर हमने एक दूसरा पाकिस्तान का नामवर आदमी, मैं समझता हूँ उर्दू का नुकसान हुआ है बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कराची का नुकसान हुआ है बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ मीडिया का नुकसान हुआ है बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ सियासी नुकसान हुआ है बहुत बड़ा। मैंने नहीं देखा किसी शख्स को, आज भी मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ, आज जब शोक मनाया जा रहा है उसमें भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आमिर लियाकत हुसैन की साबिका अहलिया दानिया ने भी इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर दानिया का कहना था कि आमिर लियाकत की मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ। आमिर लियाकत हुसैन की साबिका अहलिया दानिया ने भी इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। समाजी राबते की वेबसाइट पर दानिया का कहना था कि आमिर लियाकत की मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका लग गया। नेपरा ने कराची वालों के लिए बिजली 7 रुपये 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने इजाफी मंजूरी 2 मुख्तलिफ सरमाई एडजस्टमेंट की मद में दी है। आपको बता रहे हैं कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका लग गया। नेपरा ने कराची वालों के लिए बिजली 7 रुपये 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी 2 मुख्तलिफ सरमाई एडजस्टमेंट की मद में दी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है।
कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका, शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बहुत पड़ेगा जी, बहुत तो पड़ेगा, 7 रुपए यूनिट में तो पड़ेगा भाई। नहीं, जाती है मुल्क के साथ जाती है, कौम के साथ जाती है, तो इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। कब तक होता रहेगा? आवाम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो इस वजह से कि आपके सामने ही है, हालात ऐसे चल रहे हैं, महंगाई आसमान पे पहुंची हुई है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत मसला हो गया है। कौन करेगा? एक तो हमारी सैलरी इतनी नहीं है कि जो हम आदमी पूरा अखराजात कर सके घर के, और ऊपर से बिजली में और लोड शेडिंग तो बेहद जारी है, रात को 2 बजे जाके 5 बजे आ रही, और महंगाई हाँ यूनिट अलग बढ़ा दी, लोग परेशान हो रहे हैं, बदवाएं दे रहे हैं, और क्या है, बदवाएं दे रहे हैं, लोग परेशान हो। गरीब आदमी कहाँ से भरे? किराया दे, दिन में 1000 रुपये कमाते, किराया दें या बच्चों को खिलाएं, किसको दें? केसी वालों को दें? हम तो बोलते हैं मीटर ले जाओ उतार के। इलेक्ट्रिक शहरियों को रिलीफ देने की बजाय मजीद सताने लगी। शहर में बिजली बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। उस्मानी कॉलोनी जेल चौरंगी के वकील लोड शेडिंग पर शदीद बरहम हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची वालों को दोहरी अजियत का सामना। सख्त गर्मी के मौसम में के इलेक्ट्रिक शहरियों को रिलीफ फराहम करने के बजाय मजीद सताने लगी। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी के सताए उस्मानी कॉलोनी जेल चौरंगी के मकीनों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहती है, रात में भी सोने नहीं दिया जाता। दिन में 16 से 17 घंटे बिजली बंद रहती है। बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं। रात में बहुत परेशान करते हैं, मच्छर सार परेशान होता है, नींद नहीं आता है, कभी बिजली चला जाता है, कभी आ जाता है। इतनी लोड शेडिंग है कि छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। आवाम का तो टोटल बेड़ा गर्क ही करा हुआ है। इसके अलावा हमारा खुद पकवान सेंटर का काम है, जो कि गैस इतनी आती है कि मोमबत्ती हम कमा लें या गैस भरवा लें। रात में भी सूरत हाल है, कभी 3 बजे बंद करते हैं तो सुबह 7 बजे आती है। अब बताओ बच्चे कहाँ जाएंगे? इन लोगों को इतना एहसास हो, खुद तो बैठे एसी के अंदर, मगर दूसरे के तो ख्याल करें। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि बिजली की बंदिश का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया है। शहर में बिजली की सप्लाई 2750 मेगावाट की जा रही है, जबकि 400 मेगावाट तक शॉर्टफॉल का सामना है। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत शॉर्टफॉल पूरा कर रहे हैं। कैमरामैन अजमल शाह के साथ हबीब खान, सिटी 21। सुई सदरन गैस ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक ने कल से अब तक कोई अदायगी नहीं की। के इलेक्ट्रिक की गैस की सप्लाई कमी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। के इलेक्ट्रिक का सुई गैस को वाजिबात की अदायगी का मामला हल न हो सका। सुई सदरन गैस हुकाम के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की जानिब से अदायगी नहीं की जा सकी। हुकाम का कहना है कि सुई सदरन गैस ने दरामद LNG सप्लाईज को भी अदायगी करना है और इस मामले पर वफाकी हुकूमत से मुसलसल राबिते में है। अदायगी न होने पर मुश्किलात बढ़ सकती हैं। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने मकामी सतह पर चावलों की कीमतों में इजाफे की वजह एक्सपोर्ट होने को मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद अनवर मियां नूर का कहना है कि ईरान और अफगानिस्तान चावल स्मगल होने से $1 अरब का नुकसान हुआ। चावल स्मगल न किया जाता तो एक्सपोर्ट $3 अरब तक जा पहुंचती। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद अनवर मियां नूर का कहना है कि मुकामी मार्केटों में चावल महंगा होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं बल्कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी और सियासी अदम इस्तेहकाम है। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से कमोडिटी के हर कमोडिटी के 70% जो है वो रेट बढ़े। उसमें भी स्टेट की जिम्मेदारी, स्टेट ने कोई एक्शन नहीं उठाए। स्टेट ने कहीं भी मार्केट को जो है वो सेट नहीं किया। महमूद अनवर मियां नूर का कहना है कि चावलों की रिकॉर्ड सतह पर $2 अरब की 4 मिलियन टन की एक्सपोर्ट हुई। ताहम ईरान और अफगानिस्तान चावल स्मगल होने से $1 अरब का नुकसान हुआ। इस साल जो है वो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है और वो 4 मिलियन टन से भी ज़्यादा है। और जो ज़र मुबादला है, जो आपको पता है कि सब पाकिस्तान में जो क्राइसिस है फॉरेन एक्सचेंज का, तो टेक्सटाइल के बाद जो है राइस सेक्टर को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फरमाई है। जो मैं ये सारे राइस एक्सपोर्टर्स को ये क्रेडिट चाहता है कि वी हैव क्रॉस द टारगेट ऑफ $2.5 बिलियन। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन ने बताया कि महकमा ज़राअत सिंध के ताउन से 22 करोड़ रुपए की लागत से एक ऐसा इदारा बनाया जाएगा जहां चावलों के बीज समेत दीगर खाने की अशिया की पैदावार बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
आइंदा माली साल के विफाकी बजट और इसके असरात पर टॉप लाइन सिक्योरिटी की रिसर्च रिपोर्ट जारी कर दी गई। माली साल 2023 के बजट का मजमूई हजम 9,000 से 9,500 अरब रुपए के दरमियान होगा। टैक्स वसूली का हजम 7,250 अरब रुपए रखने की तजवीज है। बजट में 400 से 450 अरब रुपए का नए टैक्स लगाकर इकट्ठे करने की भी तजवीज है। आइंदा माली साल के वफाकी बजट और उसके असरात पर टॉप लाइन सिक्योरिटीज की रिसर्च रिपोर्ट। माली साल 2023 वफाकी बजट का मजमूई हजम 9,000 से 9,500 अरब रुपए के दरमियान होगा। माली साल 2022 के 8,500 अरब से 12.7% जायद का मजमूई हजम होगा। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023 में टैक्स वसूली का हजम 7,250 अरब रुपए रखने की तजवीज है, जो माली साल 2022 के 6,100 अरब रुपए के हदफ से 19% जायद का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक नए माली साल के बजट में 400 से 450 अरब रुपए का नया टैक्स लगाकर इकट्ठे करने की तजवीज है। माली साल 2023 में जारी खराजात GDP का 12% तक रखने की तजवीज है। माली साल 23 में जारी खराजात 8,000 अरब रुपए के करीब रखने की तजवीज है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023 में मार्कअप की अदायगी की मद में 3,500 अरब से 3,900 अरब रुपए रखने की तजवीज है, जो कि रवा माली साल मार्कअप अदायगी से 11% जायद रखने की तजवीज है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023 बजट में दिफाई खराजात के लिए 1,600 अरब रुपए रखने की तजवीज है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023 में PSDP के लिए 800 अरब रुपए रखने की तजवीज है। माली साल 23 बजट में वफाकी और सूबाई PSDP की मद में 1,400 अरब रुपए रखने की तजवीज है, जो रवा माली साल 1,200 अरब रुपए था। बैंकिंग सेक्टर और बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स में इजाफे की तजवीज है। महंगी गाड़ियों और पुरताइश मसूलुआत पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने की तजवीज है। रिपोर्ट के मुताबिक नए माली साल का बजट स्टॉक मार्केट के लिए न्यूट्रल रहेगा और नए बजट में स्टॉक मार्केट पर कैपिटल गेन टैक्स 12.5% में कोई तब्दीली नहीं देख रहे। अशरफ खान, सिटी 21। आपको बताएं, साबिक वजीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब एहतसाब की बजाय इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ रहा है। नैब पाकिस्तान मुस्लिम लीग रहनुमाओं पर केसेस चलाते रहे, ताहम अब इसे खत्म करना मुल्की मफाद में होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को फिर निशाने पर रख लिया। कराची के एहतसाब अदालत के बाहर साफियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, एहतसाब के इस अमल का ये 14 साल सबके सामने है और LNG स्कैंडल केस में अब तक 54 पेशियां हो चुकी हैं, लेकिन निकला कुछ नहीं है। अगर मुल्क चलाना है तो नैब को खत्म किया जाना चाहिए। आज भी एक साहब ने पेशियां गिनी तो 56 पेशियां उन्होंने बताई है, लेकिन मेरा ख्याल ऐसे कुछ ज्यादा हुई है। और ये नैब की हकीकत इसी से यहाँ होती है कि ना इन केसों में कुछ है और ना ही अदालतें भी मजबूर हैं कि वो क्या फैसले करें, क्या यहाँ पर कार्रवाई हो। और उस वजह से आज ये सब अदालतें आप देखें, हज़ारों लोग परेशान हैं, बहुत से लोग जेलों में हैं। इसलिए हमारी तो हमेशा ये राय रही है कि इस नैब के दायरे को ख़त्म करना चाहिए। शाहिद खाकान ने कहा कि पार्लियामेंट से आज एक और कानून मंजूर हो रहा है ताकि इंसाफ भी हो और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी न की जाए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम अस्करी इदारों के कहने पर निकाला नहीं गया, लेकिन सरकारी मुलाजिमत से रिटायरमेंट के बाद कोई भी 2 साल तक किसी ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता। इस सिलसिले में वजारत कानून काम कर रही है। जर्नैलों का दबाव नहीं है, कुछ कवानीन है कि कौन से जज लग सकते हैं, इस पर 2 राय हैं। एक राय ये कहती है कि 2 साल तक जो सर्विंग जज होता है वो कोई और पोजीशन नहीं ले सकता। तो ये अब लॉ मिनिस्ट्री क्लियर कर रही है। अगर मकबूल बाकर साहब ना हो सके, जो एक एक्सेप्टेबल नाम है सबको, तो फिर कोई और साहब के नाम पे अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर साहब में इत्तेफाक किया जाएगा। साबिक वजीर आजम का कहना था कि गुज़श्ता 4 साल की कोताहियां और नालायकियां 4 दिन में ख़त्म नहीं हो सकती हैं, ताहम अब इस्तेहकाम का अमल शुरू हो गया है। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ रेफरेंस की मजीद समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंध भर के 3,000 डिस्प्ले सेंटरों में वोटों के इंदराज का अमल जारी है। मुल्क भर में इस मकसद के लिए 20,000 मरकज कायम किए गए। हुकाम कहते हैं कि किसी भी वक्त इलेक्शन की सूरत में नई वोटर लिस्ट दस्तयाब होगी। अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है और वोट का इंदराज करवाना है या वोट कहीं और मुंतकिल करवाना है या नाम की दुरुस्तगी दरकार है तो देर न करें। कराची के सरकारी स्कूल और कॉलेजों में बनाए गए 800 से ज्यादा डिस्प्ले सेंटरों में वोटर लिस्टें आवेजा कर दी गयी। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कराची सैयद नदीम हैदर के मुताबिक वोटर लिस्ट तैयारी के बाद किसी भी वक्त आम इंतखाबात के लिए दस्तयाब होगी।
वोटर लिस्टों की तैयारी का काम जनरल इलेक्शन 2023 की इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में हमारे जो वोटर लिस्ट हैं वो तैयार की जा रही हैं। उसमें हमने डिस्प्ले सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, तो वहाँ जाके ये फॉर्म नंबर 15, 16 और 17 इस्तेमाल की जा सकते हैं। आम हालात में वो जाके फॉर्म नंबर 21 भरते हैं और उस पर वो वोट दाखिल किए जा सकते हैं। कराची की दिल्ली कॉलोनी में डिस्प्ले सेंटर पर ड्यूटी देने वाले असातिज़ा कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी की वजह से वोटर लिस्टों पर लोगों का ध्यान कम है। तो ये कौमी फरीज़ा है। मैं गुजारिश करूँगा महल्ले वालों को और पूरे पाकिस्तान वालों को कि इसमें फ़र्ज़ अदा करें। 19 तारीख तक जितने भी जिसके भी वोट रह गए हैं 15 नंबर फॉर्म भरकर उसमें एंट्री करा। लेकिन देखा ये गया है कि रिस्पांस बहुत कम है, जबकि हमने मस्जिद में ऐलानात भी करवाए और मुसलसल हम 9 से 5 बजे तक बैठते हैं। सिंध के 2.5 करोड़ से ज्यादा वोटर की तस्दीक के 3000 से ज्यादा डिस्प्ले सेंटर बनाए गए हैं, जहां अवाम वोटरों का इंदराज और अखराज करवा सकते हैं। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के साथ इख्तियार अनवर, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने रात गए जिला चरखी में मुस्तफ़ा फैमिली पार्क का इफ्तिताह किया। पार्क के इफ्तिताह के मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने पार्क में पौधा भी लगाया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि शहर में पार्क्स की तज़ीनो आराइश और सड़कों की तामीर की कई स्कीमें जा रही हैं। पीपल्स पार्टी शहर और शहरियों की खिदमत पर यकीन रखती है। शहरी कायद में एक ऐसा हुनरमंद मौजूद है जो टेनिस, बैडमिंटन और स्क्वॉश रैकेट्स के टूटे नेट मुरम्मत करने के उनको नया बना देता है। महंगाई के इस दौर में दानिश का हुनर खिलाड़ियों के लिए किसी मदद से कम नहीं। मजीद तफसीलात महमूद रियाज की रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं कराची के एम ए जिन्ना रोड के, जहां फुटपाथ पर मौजूद दानिश पुराने बैडमिंटन, स्क्वाश और टेनिस रैकेट्स की नेट को बदलने में महारत रखते हैं। दानिश के हाथ किसी माहिर की तरह बुनाई में मसरूफ हैं। कहते हैं कि बहुत कम मजदूरी में वो रैकेट की बुनाई करते हैं, जिससे वो नया हो जाता है। जी, ऑटो मशीन भी है, ये मैनुअल मशीन भी है। और जैसे बाहर कंट्री में काम होता है वैसे हम भी काम करके देते हैं आप, और पंजाब में होता है, और कराची में सिर्फ मेरे पास है वो मशीन। टेनिस कोच करीम गुल का कहना है कि रैकेट बहुत महंगे हैं। दानिश की वजह से कुछ पैसों से ये नए हो जाते हैं और खिलाड़ी खेल सकते हैं। बाज 1500 भी है, 2000, 5000 भी है। जो एक्सपोर्ट जो बाहर से आती है 5-5 हज़ार की भी स्ट्रिंग डिपेंड करता है। दानिश जैसे हुनरमंद माशरे का सासा होते हैं। महंगाई के इस दौर में खिलाड़ियों को कम उजरत में रैकेट मरम्मत करके देना इनका खेल और खिलाड़ी दोनों पर एहसान है। कैमरामैन अजमल शाह के साथ महमूद रियाज, सिटी 21।